गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर थर्ड, मतलब जो सीक्वेंस में चैप्टर नंबर थर्ड है हमारे हिसाब से, हमने ये कौन सा चैप्टर पढ़ा है? चैप्टर नंबर फोर्थ, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या कुछ लोग इसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका हमें आज क्या करना है? रिवीजन करना है। बहुत बच्चों तेज स्पीड के साथ करेंगे, हालांकि बहुत ट्रिकी चैप्टर है। ट्रिकी चैप्टर इन द सेंस कि याद करने जैसा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि मैं भले ही आपको रिवीजन करा रहा हूं लेकिन चीजें आपके माइंड में चल रही है। और बच्चे मेरे को ऐसा उनकी आंखों में ऐसा नजर आ रहा है, भाई भैया आप एक बार बोलो तो हम 5 मिनट में पूरे चैप्टर को इधर से उधर कर देते हैं। एक फ्लो करा करके, 2 टॉपिक के बारे में बोल करके और 2 एमटी के बारे में बोल करके चैप्टर खत्म है। बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि ये चैप्टर इतना ही है। इसमें एक फ्लो चार्ट है, अगर वो आपको आ गया तो कभी भी चैप्टर आपको परेशान ही नहीं करेगा। 2 टॉपिक है जहां पे एक WTO और एक आउटसोर्सिंग और एक अप्रेजल वाला टॉपिक है, उसके अंदर 2 MT है हमारी। कौन कौन सी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन फर्म्स लेड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड दूसरी है कल्चर कट द एग्रीकल्चर एंड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, नहीं भी लगा होगा तो भी कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ तो चुके ही है, ठीक है ना। लेकिन ये तो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर, आपके चेहरे बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन भैया आपने गलत पढ़ा है, कोई बात नहीं। सिंस इंडिपेंडेंस ऐसा बोल रहा है कि भारत ने क्या किया है आजादी के बाद से, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को क्या किया है? फॉलो किया है। लेकिन रियलिटी में पब्लिक सेक्टर कहने को मिक्स था, लेकिन डोमिनेट कौन ही कर रहा था? पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट क्या कर रही थी? डोमिनेट कर रही थी। अगर आपको याद हो तो स्केड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज डाली, जिनका कंट्रोल फुल और फुल किसके पास था? गवर्नमेंट के पास था। स्केड्यूल बी में कितनी इंडस्ट्रीज डाली? 12 डाली। उनमें भी प्राइमरी रोल किसका था? ठीक है ना। कहने के लिए बोला था कि रोल तुम्हारा भी है, लेकिन प्राइमरी रोल था गवर्नमेंट का। तो कह रहे कि पब्लिक सेक्टर ही डोमिनेट कर रहा था और प्राइवेट सेक्टर को बात बात पे क्या किया गया? इग्नोर किया गया। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई किसमें? पब्लिक सेक्टर में, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुई किसमें? प्राइवेट सेक्टर में। ये बात कर रहे हैं हम आजादी के बाद लेकर के 1990 तक, लगभग लगभग 4 डिकेड्स तक की हम ये बात कर रहे हैं। 40 सालों तक ऐसा चलता रहा बच्चों। और जब गवर्नमेंट को ये बिल्कुल चीजें समझ नहीं आ रही थी, संभल नहीं रहा था, उन्हें लगा कि हाँ रायता तो फैल ही रहा है, ठीक है ना, फैल चुका है, ठीक है ना। तो अब इसे समेटने की बारी आई है। तो 1991 में, जुलाई 1991 में सरकार को ये होश आया कि अब तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब तो पूंछ में आग लग चुकी है, अब कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है ना। तो अभी उन्होंने जुलाई 1991 में रिफॉर्म्स लेके आए। सबसे पहले सवाल ये आता है कि जी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या है ये तो बताओ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बच्चों वो इकोनॉमिक पॉलिसीज का सेट होता है, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज का सेट जो हमारे देश की ग्रोथ को, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड को क्या करती है? एक्सीलरेट करती है। यानी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड को क्या करती है? बूस्ट अप जो पॉलिसीज करती है, उन पॉलिसीज के सेट को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म। बेटा एलपीजी अपने आप में एक सेट है ना, एक सेट है ना, तभी तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोल रहे हैं। वो सेट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एक सेट है, ठीक है ना। बिल्कुल। आगे बोल रहा है कि ये हमें रिफॉर्म्स लाने क्यों पड़े, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आप मैक्रो का एक एक चैप्टर उठाओगे तो वही आपको यहाँ पे हेडिंग के तौर पे मिलेगा। उसकी एमटी है बच्चों, एमडी इन्फ्लेशन का बीपी रिजर्व। बहुत बच्चों बहुत अच्छी एमटी बनी हुई है, मैं कभी भी तारीफ नहीं कर, मैंने नहीं बनाई, बच्चों ने बनवाई है, ठीक है ना। मैं हमेशा तारीफ करता हूँ इस चैप्टर की एमटीज की, कि बहुत अच्छी बच्चों ने एमटीज बनवा के दी है। यहाँ पे एमडी इन्फ्लेशन का बीपी रिजर्व नहीं कर, बेचारा जब नहीं करा पाया तो फिर हमें क्या करने पड़े बताओ? रिफॉर्म्स करने पड़े। क्या करने पड़े बताओ? एमडी भी नहीं कर पाया काम, ठीक है ना। एम फॉर मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। हमारी सरकार, जो हमारे पीएसयूज थे, उनके अंदर जो फंड्स थे, जो फाइनेंस था, उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी। कुछ कंपनीज, कुछ एक कंपनीज को छोड़ करके, एक चीज होमवर्क में दी थी मैंने आपको, वो मेरे याद आया एकदम से अभी, है ना, वो अभी आपने बताया भी नहीं है। कुछ नवरत्नास को छोड़ करके वो तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बाकी सब हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या थी? सोशल डेड वेट थी। जितनी भी पीएसयूज थी उनको हमने बोल करके तो एस्टैब्लिश किया था कि एसेट है, लेकिन वो एसेट नहीं, उल्टा हमारे ऊपर लायबिलिटी का काम कर रही थी। से नो, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, तो दैट्स व्हाई रिफॉर्म्स करने पड़े हमें। एम फॉर मैनेजमेंट हो गया। डी फॉर बच्चों डेफिसिट, हाई फिस्कल डेफिसिट। उस टाइम पे बहुत हाई क्या था? फिस्कल डेफिसिट था बेटा। जीडीपी का कितना परसेंट था? 8.5%। फिस्कल डेफिसिट तो बहुत ज्यादा होता है, जो कि घटा करके रिफॉर्म्स के बाद वो कितना हुआ? 3.5%। सारे बच्चों को पता है, बाद में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो हाई फिस्कल डेफिसिट। अभी ये मत बोलना फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, वो मैक्रो का पोर्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों इन्फ्लेशनरी प्रेशर।
इकोनॉमी के अंदर कंसिस्टेंटली चीजों के प्राइस बढ़ते जा रहे थे और वो जो प्राइसेस है वो आसमान छू रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम थी आम जनता के लिए। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी के अंदर बना हुआ था। उस टाइम पे जो बच्चों इन्फ्लेशन थी वो कितना परसेंट थी, सारे बच्चों को पता है 17%। कितना थी? 17% इन्फ्लेशन थी, सही सुनो। और वो घट करके कितनी हुई? एक नालायक हो, कुछ भी 17% थी इन्फ्लेशन, पक्की बात 8% है ना। 8% के आसपास क्या थी? इन्फ्लेशन थी, और वो घट करके कितनी आई? 5. अच्छा, अरे तुम कंफ्यूज हो रहे हो। सही से बताओ कितनी परसेंट इन्फ्लेशन थी? 17% ही थी बेटा। कितने परसेंट? हाँ, देखो अभी तुम नहीं, बच्चे क्यों बहका रहे हैं बेटा? देखो मैं तो बहका के तो फिर मैं बोल ही दूंगा ना तुम्हें, बहका करके फिर मैं आगे निकल जाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। अभी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, कितना परसेंट थी इन्फ्लेशन? 17% के अराउंड इन्फ्लेशन थी, जिसको घटा करके 8% के आसपास लेके आया। बात समझ में आ रही है आपको? चलो बच्चों, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर कितना? 5.17 से 5, अच्छा 8%, वो अभी वाले नंबर थे, वो मेरे माइंड में वो दूसरे वाले। 17 से कितना लेके आया? 5%। बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों आप, है ना। माय बैड, एक चीज गलत हो गई, वो वापस से मतलब शब्द वापस लेकर के वापस आ दो। 17 से कितना? लगभग 5%। देख के बोला ना, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बोला तो वेरी गुड। हाँ जी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट है बच्चों डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज्यादा क्या था? डेफिसिट था, ठीक है ना, घाटा था हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स क्या थे वर्मा जी? ज्यादा थे, और हमारे एक्सपोर्ट क्या थे? कम थे। तो बीओपी हमारा किस में था? डेफिसिट में था, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हमारा क्या कर रहा था? बहुत गंदे तरीके से क्या कर रहा था? परफॉर्म कर रहा था। वो मैंने आपको कहीं ना कहीं उसमें बताया था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट में। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट में आप बस ये और भी बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ही वर्क नहीं कर पा रही थी, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ चुकी थी। यहाँ पे स्पेसिफिकली किसके लिए बोला है? पीएसयूज के लिए बोला है कि पीएसयूज हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, और वो बोला वो सोशल डेट वेट थी हमारे लिए। नेक्स्ट है बच्चों फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे रिजर्व क्या हो रहे थे? कम हो रहे थे। क्यों कम हो रहे थे? इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था। जब हमारे इंपोर्ट, जब घाटा था किसमें? बीओपी में। बीओपी में घाटा था। अच्छा, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो हमारे पास इतने भी नहीं बचे थे कि अगले 2 हफ्ते के हम क्या कर पाए? अपनी पेमेंट कर पाए। इकोनॉमी चला नहीं पा रहे थे हम, ठीक है ना, अगले 2 हफ्ते के लिए भी नहीं चला पाते। तो दैट्स व्हाई हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ी। वंस अगेन एमडी इन्फ्लेशन का बीपी रिजर्व नहीं करा पाया। वंस अगेन एमडी इन्फ्लेशन का रिजर्व बीपी रिजर्व नहीं करा पाया। M for management, M for management, M for D for deficit, D for M for D for inflation, inflation, B for क्या? कुछ भी बोला रे, कुछ भी बोलते हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता तुमने क्या बोला, लेकिन मुझे कुछ और ही सुना, उसे भी शायद वही सुना। नालायक हो, तुम्हारे एग्जाम है, ठीक है ना। बी फॉर बैलेंस किस चीज का? हाँ, अच्छा बी फॉर, अरे पूरा बोलो बैलेंस। चलो ठीक है, वंस अगेन एम फॉर D for inflation, B for पूरा बोल दो बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। D for रिजर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं करा पाया, दैट्स ऑल। एमडी इन्फ्लेशन का बीपी रिजर्व नहीं करा पाया। बहुत अच्छे खेल रहे हो बच्चों। 1991 में जब हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं कोलैप्स होने की कगार पे थी, मैंने डीपी बोला, लॉस्ट इट। हाँ जी, क्या चाहिए ना कि मन साफ होना चाहिए, तुम तो समझे ना। हाँ जी, कभी कभी मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, हाँ ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे बच्चों की कि कभी कभी आप अगर आप भटक जाते हो तो हम आपको रास्ते पे लाने का काम करते हैं, और हम भटक जाते हैं तो इससे, अरे बिल्कुल, वो बच्चा बोल रहा है हम हाईवे पे लाने का काम करते हैं, इससे अच्छी बॉन्डिंग और क्या हो सकती है। कम टू द पॉइंट बच्चों, बाकी लोग जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो गाली मारेंगे मेरे को कि रिवीजन करा करके क्या कर रहे हो, ठीक है ना। चलो सुनो, हाँ जी,
सुनो ना, सुनो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हमने अनाउंस किए बच्चों, उसको करने से पहले बिकॉज हमें शॉर्ट टर्म में क्या करना था, चीजों को स्टेबलाइज करना था, तो हमने किसको अप्रोच किया, किसको अप्रोच किया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक का नाम बोले तो आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और कितने की हेल्प मांगी हमने, $7 बिलियन की। कितने की हेल्प मांगी, ताकि चीजें जो रायता फैल रखा है उसको बस यहीं कहीं रोक ले, हम यहीं कहीं रोक ले, समेटेंगे उसमें दूसरे में, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में। तो बच्चों पिक्चर में मेजर्स आते हैं दो, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, ठीक है ना। स्टेबलाइजेशन मेजर्स होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए कि चीजें बस स्टेबलाइज हो जाए, रुक जाए, है ना, और ज्यादा ना फिसले। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, उस केस में अपने को क्या करना है, अभी लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है कि लॉन्ग टर्म में हम चीजों को कैसे इंप्रूव करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं अब लॉन्ग टर्म वाले की। लॉन्ग टर्म के लिए अपने शॉर्ट टर्म में तो उनको अप्रोच करके चीजें रोक दी हमने, फिर हमने क्या लॉन्ग टर्म में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नाम तो सुना होगा, LPG, जुलाई 1991 में ये पॉलिसीज अनाउंस की गई। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो अननेसेसरी बाउंड्रीज होती है जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगा रखी थी, उनको क्या कर देना, रिमूव कर देना। बहुत सारे जो रेगुलेशन लगा रखे थे उन्हें क्या करना, डी रेगुलेट करना। क्या करना, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट को ऐसा लग क्या रहा था, एक्चुअल में हो रहा था कि करप्शन बहुत ज्यादा था, डिले बहुत ज्यादा था, इनएफिशिएंसी थी, और बाकी अपने रीजन देख ही लिए जो ऊपर हम अभी देख करके आए हैं, है ना। तो अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई, मार्केट फोर्सेस को दी गई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चीजों को चलने दो, हम कंट्रोल नहीं करेंगे। और बच्चों लिबरलाइजेशन के अंदर इन्होंने 5 एरियाज में, 5 सेक्टर में क्या किए, रिफॉर्म्स किए, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, फॉरेन फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज फिट एबोस, F फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, I फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एंड T फॉर टैक्स रिफॉर्म्स, या जिसको फिस्कल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। वंस अगेन, फॉरेन ट्रेड 2 4 4 5, 2 4 4 ये क्या है नमन भैया, अभी बताते हैं। देखो जितने भी ये वाले फॉरेन ट्रेड फिट है बोथ, इसके अंदर ये 5 हेडिंग है। पहले के अंदर 2 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट, फिर 5, 2 4 4 2 4 4 2 पॉइंट। इसमें बताओ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या किया, बहुत कट शॉर्ट में बताना। एक तो डिवैल्यूएशन किया करेंसी का, और दूसरा एक तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ऑपरेट कराया, है ना, ऐसे लिख सकते हो आप। दूसरा बच्चों ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में 2 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 2 तो हो गए, 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में पहला क्या है, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे वो हटाई गई। दूसरी, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई गई, इंपोर्ट ड्यूटी पे, इंपोर्ट ड्यूटी के जो रेट्स है वो हायर किए, इंपोर्ट पे हायर रेट से ऐसा बोल सकते हो ड्यूटी लगाई गई, ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या है, हाँ, इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। नेक्स्ट है बच्चों फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में, पहले तो ये देख लो कि कौन कौन आता है। 4 पॉइंट है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आती है ना। यहाँ पे 4 रिफॉर्म्स किए, आरबीआई को, हाँ, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। दूसरा जो रिफॉर्म से उनमें क्या किया, बेसिकली, हाँ, प्राइवेट पार्टी को भी क्या किया, बैंकिंग सेक्टर में अलाउड किया, फाइनेंशियल सेक्टर में अलाउड किया प्राइवेट पार्टी, इवन वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो। तीसरा पॉइंट, हाँ जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो लिमिट है वो कितनी कर दी गई, अराउंड 74% कर दी गई। एंड नेक्स्ट और लास्ट वन इज, हाँ जी, कोई भी बैंक क्या कर सकता है, कोई भी ब्रांचेस खोल सकता है, कोई है ना, विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई, बट यू हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, है ना, वो उन पे खरा उतरना पड़ेगा कुछ कंडीशन पे, बिना पूछे फिर क्या कर लो, ब्रांचेस वगैरह आप क्या कर लो, सेटअप कर लो। नेक्स्ट है बच्चों इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट क्या कर दी, खत्म कर दी। दूसरा 17 से 3 इंडस्ट्रीज कर दी, जो 17 वहां पे थी उन्हें घटा करके 3 किया। 3 कौन कौन है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे, ये अपने पास रखी, बाकी को सब क्या कर दिया, हाँ, मतलब उनको ऐसे प्राइवेट सेक्टर को तो सौंप दिया, या उनको कुछ तो रिकंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना, यानी कि कुल मिला के अपना कंट्रोल हटा दिया। 2 पॉइंट हो गए, इसमें है 5 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों एसएसआई के लिए जो प्रोडक्ट रिजर्व करके रखे थे पहले वो भी रिजर्व किए। चौथा पॉइंट, हाँ, जो परमिशन थी एक्सपेंशन के लिए, मर्जर के लिए, डीमर्जर के लिए, अमलगमेशन के लिए,
ठीक है ना, डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो परमिशन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, हटा दिया। एंड द लास्ट वन इज बच्चों टेक्नोलॉजी। अगर आपको इंपोर्ट करनी है तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट में आने की जरूरत उसके लिए आपको नहीं है। 2 4 4 5 हो गए। नेक्स्ट है बच्चों 3, ये हमारे टैक्स रिफॉर्म। सारे बच्चों को पता है टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। वो नहीं बता रहा हूँ डायरेक्ट क्या होता है इनडायरेक्ट क्या होता है, वो मैक्रो का पोर्शन था, वो हम कर चुके हैं। इनमें रिफॉर्म्स क्या हुए बच्चों, 3 रिफॉर्म्स हुए। पहला डीटी में रिफॉर्म्स हुए, उसके रेट्स को क्या किया गया, कंसिडरेबली कम किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो बहुत हायर रेट से टैक्सेस लगता था उसको घटा करके काफी कम किया गया। दूसरा आईडीटी में काफी क्या किए, रिफॉर्म्स किए। और सबसे बड़ा रिफॉर्म किया जीएसटी लेके आया कब, 1 जुलाई 2017 को। एक्ट कब पास हुआ। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए क्लियर कर दूं। मेरे को किसी ने क्वेश्चन मतलब अक्षिता ने क्वेश्चन पूछा था कि नमन भैया वो जो फेमा है ना, जो फेरा को रिप्लेस करके हम क्या लेके आए थे, वो तो कहीं पे बोला ही नहीं आपने यार। वो भी तो था एक पॉइंट कि फेरा को रिप्लेस करके फेमा, वो तो अभी कहीं नहीं बोला ना आपने। वो कहाँ पे था हमारा, अच्छा वो उधर था। मैं भी तो सोच रहा हूँ यार कहीं तो वो पॉइंट पढ़ा था हमने, वो ग्लोबलाइजेशन में था। किसमें था, ग्लोबलाइजेशन में, है ना। हाँ तो एक चीज सुन लो यहाँ पे कि जैसे ये ना जीएसटी जो एक्ट हुआ वो 2016 में पास हुआ, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ, 2017 में। सेम है बच्चों किसके लिए था, फेमा के लिए भी यही था। फेमा जो फेमा एक्ट है वो एक्ट तो है 1999, कौन है 1999, लेकिन उसे इंप्लीमेंट किया किसमें, 2000 में, 1 जून 2000, ठीक है ना। तो ऐसा वहां पे भी जब भी अगर आप क्लास भी देखोगे तो मैंने वहां पे ये नहीं बोला था कि एक्ट 1999, मैंने बोला कि लेके आया, फेरा को रिप्लेस करके लेके आया फेमा, वो भी कब में, 2000 में, 1 जून 2000 में, ठीक है ना। लेकिन एक्ट कौन सा है, फेमा एक्ट 1999 है, ठीक है ना वैसा। और बच्चों इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे डीटी के लिए और आईडीटी के लिए टैक्स पेयर के बिहाफ पे या उसके पार्ट पे कंप्लायंसेस को इजी किया गया ताकि वो सारे लोग को क्या कर सके, इजीली कंप्लाई कर सके। तो ये बच्चों पूरा हमारा क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। वंस अगेन बहुत अच्छे से आपको बताता हूँ, जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसके 2 बच्चे, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए। फिर ये लॉन्ग टर्म वाला इसके 3 बच्चे, एलपीजी में फिर पहला बच्चा जो एल है उसके 5 बच्चे, फॉरेन ट्रेड फिट है बॉस, और फिर उसके अंदर 2 4 4 5 3, सब कुछ खत्म। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्या है, प्राइवेटाइजेशन। जब हम किसकी, पीएसयूज की जो ओनरशिप होती है, मैनेजमेंट होता है और जो कंट्रोल होता है, वो किसको, जो पीएसयूज का जो कंट्रोल ओनरशिप मैनेजमेंट होती है वो किसको कर देते हैं, प्राइवेट पार्टी को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में ग्रेटर रोल किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे कैसे किया जाता है प्राइवेटाइजेशन बच्चों, 2 तरीके बताए गए, एक वाहियात है इसमें, दूसरा पहले वाला सही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप को और मैनेजमेंट को, किसको, पीएसयू का, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। जबकि जो प्राइवेटाइजेशन ये बोल रहा है कि कैसे भी कर सकते हैं, पीएसयू का एक पार्ट क्या करके, सेल करके। जबकि ऐसा जरूरी नहीं होता, अगर वो 51% से कम हो तो ही वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। बाकी अभी मैं ज्यादा यहाँ पे बताऊंगा नहीं, मेन लेक्चर में मैंने बताया था आपको। अच्छा इसका जो पर्पस होता है किसका, प्राइवेटाइजेशन का, वो मेनली ये था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को हम इंप्रूव कर सके और मॉडर्नाइजेशन कर सके अपने पीएसयूज का, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी किसमें, पीएसयूज में, वहां पे लीकेज, पिल्फरेज, इनएफिशिएंसी, करप्शन बहुत ज्यादा था, और ये बहुत ज्यादा क्या था, पीक लेवल पे था। इन सब चीजों को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसा किया गया। और ये माना गया कि प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर करना ही सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। फिर मैंने नोट के तौर पे लिखा है बच्चों यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए, वो जो दूसरे वाला पॉइंट अभी ऊपर दिखा था ना हमने, तो उसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से प्राइवेटाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात करते हैं किसकी, ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी को क्या करना, इंटीग्रेट करना और उसे क्या बनाना, एक वर्ल्ड वाइड एक इकोनॉमी के जैसा क्या करना, ट्रीट करना। या सिंपल शब्दों में बोलो तो वेरियस थिंग्स फॉर वेरियस पीपल वर्ल्ड वाइड, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों के लिए, वो भी वर्ल्ड वाइड। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ क्या बच्चों, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैपिटल का बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हुआ है, और ह्यूमन कैपिटल का क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है, ठीक है ना। ये ऐसा बोल सकते हो कि हमें एक क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन बात करता है कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना है। क्या बनाना है, जहाँ पे कोई टेरिटरी ना हो, है ना, हम ऐसे ट्रीट करें, हम सब एक है, ठीक है ना।
ये हमें नेटवर्क क्रिएट करना है किसका, बॉर्डरलेस वर्ल्ड का, है ना, जहाँ पे कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ना हो। अच्छा, ऐसी कौन सी पॉलिसीज जिसने किसको प्रमोट किया, वो जो फेरा फेमा वाला बोल रहा था मैं, पॉइंट यहाँ पे है बच्चों, ठीक है ना। वंस अगेन 5 पॉइंट है यहाँ पे, कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। पहला, रुपी को डीवैल्यू किया 1991 में कितने परसेंट से, 20% से। फेरा को रिप्लेस करके क्यों लेके आया, फेमा लेके आया, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हटा करके क्या लेके आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब लेके आया, 2000 में। एक नई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी लॉन्च की गई 1992 से 1997 तक, ठीक है ना। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों यहाँ पे, हमारे जो क्या है, जो कस्टम ड्यूटी के जो रेट है वो क्या किए गए, कम किए गए, कितने, 25% से 10% किए गए, ठीक है ना, घटा करके। एक पॉइंट रह गया कोई, अच्छा सबसे अच्छा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी वो कितनी कर दी गई, 51% ना मन भैया, तो 74% थी, वो बैंकिंग सेक्टर में थी, है ना। ये जनरल लिमिट कर दी 51%। वंस अगेन बच्चों 51% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट अलाउ की गई। दूसरा, रुपी को डिवैल्यू किया 20% से, फेरा को रिप्लेस करके फेमा, न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, और कस्टम ड्यूटी की रेट 25% से कितना, 10%। बात समझ में आती है। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, एक तो हमें ग्लोबल मार्केट का क्या मिल गया, एक्सेस मिल गया, टेक्नोलॉजी क्या हो गई, एडवांस हो गई, और हमारे लिए फ्यूचर क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमारे अच्छे रहेंगे, बिकॉज ग्रेटर मार्केट एक्सेस है, तो वहां पे भी पैसा कमाने का क्या है, चांसेस है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के, एक तो क्या बोल रहा है कि एक तो फायदा मिला है यहाँ पे किसको, जस्ट और जस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग को कोई फायदा, डेवलपिंग तो बेचारे अपनी ही प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, है ना। इनके पास पैसा था तो इन्होंने ही दूसरी मार्केट में क्या किया, आतंक मचाया, एंट्री मारी, ठीक है ना, तो उनको ही फायदा हुआ है। दूसरा बोल रहा है जो ग्लोबलाइजेशन के गेन हुए वो अमीरों को गेन हुए, डेवलपिंग कंट्री के अंदर भी अगर तुम बोलते हो गेन हुआ है तो वो भी जस्ट अमीरों, गरीबों को क्या, उन्हें क्या पता बेचारों को क्या ग्लोबलाइजेशन होता है, उन्हें तो वही अपना काम करना है, कमाना है, खाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ज्यादा रोल किसका ही है, छोटी मोटी कंपनी का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे, किसका ही रोल था, एमएनसीज का, उन्होंने ही आतंक मचाया। नेक्स्ट है, इससे एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज क्या किए, एक्सप्लॉइट किए हैं, तो इसके क्या है, ग्लोबलाइजेशन के नुकसान है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों आउटसोर्सिंग की। जो काम हम पहले परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें हमें स्पेशलाइजेशन नहीं था, वो काम अब किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कराना, एक अमाउंट पे करके, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। और ये हम अलग अलग फील्ड में करा सकते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज ले सकते हैं, आईटी सर्विसेज ले सकते हैं, फाइनेंस करा सकते हैं, मैनेज अपना टैक्सेशन के रिगार्डिंग करा सकते हैं, कॉल सेंटर वगैरह हो गए, है ना, अकाउंटिंग करा सकते हो, बुक कीपिंग करा सकते हो, तो इन एरियाज में आप क्या करा सकते हो, आउटसोर्सिंग करा सकते हो। और आजकल ज्यादातर कंपनीज क्या कर रही है, आउटसोर्सिंग ही करती है, बिकॉज उन्हें हर एक काम में स्पेशलाइजेशन नहीं होता, वो अपने मेन जो कोर एरिया है, जो फोकस अपना वो कोर एरिया पे लगाते हैं, बाकी जितने भी इधर उधर की सब एक्टिविटीज होती है वो बाकी दूसरी कंपनी से कराते हैं, जिसका काम ही क्या है, वो पर्टिकुलर काम करना, ठीक है ना, उसे उसमें स्पेशलाइजेशन होता है। तो ये होता है बच्चों आउटसोर्सिंग। ये सारे मैंने आपको इसके बता दिए, ठीक है ना, कि किन किन सेक्टर में आउटसोर्सिंग होती है। और भारत क्या बोल रहे हैं कि एक फेवरेबल क्या है, ये ध्यान से सुनना, भारत क्या है, एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है बाकी कंट्रीज के लिए आउटसोर्सिंग का, बिकॉज भारत में क्वालिटी लेबर मिल जाती है, वो भी चीपर रेट्स पे, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बात करते हैं WTO की, नाम तो सुने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ओरिजिनली तो कब में हुई थी, 1948 में, लेकिन क्या बोल के हुई थी, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है ना। फिर इसको रिप्लेस करके क्या लेके आया, WTO लेके आया 1995 में। शुरुआत हुई थी कितनी कंट्रीज से, मेंबर कंट्रीज थी 23, एट प्रेजेंट उसकी कितनी कंट्री है, हाँ 164, ठीक है ना, उसकी मेंबर कंट्रीज है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कर सके, फ्रेम कर सके, और वो गाइड कर सके, रेगुलेट कर सके जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहे हैं, इंटरनेशनल क्या हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, है ना, बाकी कंट्री के इंटरेस्ट को क्या कर सके, प्रमोट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या ना कर पाए, चीटिंग ना कर पाए, और अपनी मनमानी रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए। तो ये इसके बारे में है, सारा कुछ ये बोल दिया हमने। और फिर लास्ट में बोल रहा है कि ऐसा है कि भारत का क्या हुआ है, यहाँ पे काफी स्टैंड क्या हुआ है, उभर के आया है, ठीक है ना। भारत क्या करता है, अब WTO को पॉलिसी बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, इनफैक्ट सजेशन देता है, अपने पॉलिसी बनवाता है, और ये किसके बिहाफ पे भी बात करता है, जो बाकी जो डेवलपिंग कंट्री है उनका लीडर भी है भारत, ठीक है ना, WTO के उसमें, मतलब वहां पे जो उनका बेसिकली जो बाकी जो कंट्रीज है जो डेवलपिंग है उनके लिए स्टैंड लेता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ करके ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट टॉपिक है बस, एन अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अप्रेजल मतलब अब इसका क्या देखने का अपने को, पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएट करने का, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का फायदा हुआ क्या, नुकसान, फायदा भी होता है नुकसान भी हुआ है, दोनों ही चीजें देखेंगे। और फायदे हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन फर्म्स लेड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि डिमेरिट है बच्चों इसके आगे देखेंगे हम, कल्चर कट द एग्रीकल्चर एंड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बात करते हैं किसकी, इसकी इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने से भारत के अंदर जो एफडीआई और एफआईआई है उसमें इंक्रीज देखने मिला है। जो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट होती थी 100 बिलियन डॉलर की, 100 मिलियन डॉलर की, कितने की, 100 मिलियन डॉलर की, वो बढ़ करके कितनी हुई है, 30 बिलियन डॉलर। ठीक है ना, वो हुई है। नेक्स्ट है, अब भारत को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। पहले कोई पूछता नहीं था, अब भारत का स्टैंड क्या हुआ है, भारत ने आउट परफॉर्म किया, लोग पूछते हैं भारत को, है ना, उसको लोग मानते हैं, सुनना चाहते हैं लोग, है ना। तो वैसा पहले तो, वरना हमारी हालत खराब थी तो कोई हमारे ही लोग नहीं पूछ रहे थे हमारे, ठीक है ना, तो वैसा है। नेक्स्ट है, अ चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। जो एफडी बहुत ज्यादा हो रहा था फिस्कल डेफिसिट, वो क्या हुआ है, उस पर लगाम लगी है। वो पहले कितना था, 8.5% जीडीपी का, वो घट के कितना हुआ है, 3.5%। इन्फ्लेशन का जो रेट उस टाइम पे 17% था, वो घट करके कितना हुआ है, 5.48% हुआ है। मैं वापस से बोलता हूँ, मेरे को भी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है। तो 17% जो उस टाइम पे इन्फ्लेशन थी, वो अभी कितना हुआ, कट करके 5.48%। ठीक है ना, मतलब ऐसे अभी से मतलब है मेरा कि बस वो ऐसे बोलो कि रिफॉर्म्स के बाद, ऐसे कोई पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे ईयर है, वो प्रैक्टिकली ना तो मेरे लिए पॉसिबल है ना तुम्हारे लिए पॉसिबल है, माइंड में रखना उन्हें, ठीक है ना। कर भी लेंगे तो भूल जाएंगे, फिर उसे कोई मतलब भी नहीं बनता उनका। नेक्स्ट है, ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बोले तो, हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर का कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है, प्राइवेटाइजेशन। ज्यादातर पीएसयू किसको हैंडओवर कर दी गई, फ्री में नहीं, पैसा तो लिया गया मैनेज करने के लिए कि अब तुम चलाओ, पैसा ले लिया हमने उनसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच। कस्टमर क्योंकि मोर डिमांडिंग हो गया, कस्टमर के पास चॉइस भी ज्यादा है, तो अब हम वो नहीं बेचते हैं जो हम बनाते हैं, अब हम वो बनाते हैं जो कस्टमर चाहता है। तो मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया है, फॉलो किया है रिफॉर्म्स के बाद। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर क्या बन गया, अल्टीमेट अथॉरिटी बन गया, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेशन अप्रोच आया। तो अब हमें किसकी माननी होगी, कंज्यूमर की ही माननी होगी। जैसा जैसा वो बोलता है, जो इसकी नीड एंड वांट्स है, हमें वही फुलफिल करनी होगी, ठीक है ना। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी आई है। नेक्स्ट है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। इससे हमारे एक्सपोर्ट क्या हुए बच्चों, बढ़े हैं, ठीक है ना, बिकॉज हमने पॉलिसी वैसे लेके आया, ठीक है ना, ताकि क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी हमने तो क्या ही कर दी, हटाई दी पूरी तरीके से, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट सस्ते हुए, दैट्स व्हाई हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आई और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने से क्या आता है, पैसा आता है, तो वो बोल रहे हैं हमारे फॉरेक्स के रिजर्व्स क्या हुए, इंप्रूव हुए। बच्चों उस टाइम पे जो हमारे रिजर्व 6 बिलियन डॉलर के थे, वो बढ़ करके कितने हुए, 413 बिलियन डॉलर के हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी क्या हुई, मतलब इकोनॉमी भी हमारी क्या की है, ग्रो की है। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी तेजी देखने मिली है। जो उस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ 5.6% की होती थी, वो बढ़ करके कितनी हुई, 8.2% हुई। वो बात अलग है कि बाद में कुछ फ्लक्चुएशंस भी हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसकी एमटी क्या है बच्चों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन फर्म्स लेड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हाँ, बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत अच्छे से देखना चाहते हो, कोई भी अगर इसको बाद में देखे बहुत अच्छे से, अगर और थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हो, तो बच्चों इसके पहले वाली जस्ट रिवीजन के पहले वाली वीडियो है, उसमें आप डिटेल में देख सकते हो, वो हमने कवर किए टॉपिक्स। हाँ जी, वो पूरा बता दिया ना कि उसने से लेके इतने तक, है ना, वो पूरा बताया, ओवरऑल बताया, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, और हमारा लास्ट टॉपिक है कौन सा, डिमेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इनके नुकसान क्या हुए हैं, कल्चर कट द एग्रीकल्चर एंड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं इससे हमारा कल्चर बर्बाद हुआ है, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, रिफॉर्म्स को ला करके हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, कहीं ना कहीं उसको दबाया और किसको अडॉप्ट किया है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया, तो हमारा कल्चर बर्बाद हुआ है। दूसरा, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। लोगों की नीड्स एंड वांट्स क्या थी, बहुत लिमिटेड थी, उनको जनरेट करने का, उनको एनहांस करने का काम किया गया है। उनको ज्यादा क्या दे करके, चॉइस दे करके, जिन प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं थी, उनकी भी डिमांड क्या कराई गई, क्रिएट कराई गई, रेज कराई गई, ठीक है ना। तो ये हुआ। नेक्स्ट है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, है ना, हर एक सेक्टर में इक्वल ग्रोथ नहीं हुई, किसी में ज्यादा किसी में कम हुई है। और आगे चल करके बताएगा, एक चीज को तो छेड़ा ही नहीं है, एग्रीकल्चर को तो बात ही नहीं की, उसके बारे में तो रिफॉर्म से नहीं की है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ होम ट्रेडर। होम ट्रेडर को क्या किया गया, क्योंकि कंपटीशन किससे मिल रहा था, फॉरेन ट्रेडर से, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे उनके साथ क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट थे कोई भी खरीद नहीं रहा था। जो चीपर प्रोडक्ट थे, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट थे, जो चीपर प्रोडक्ट थे, वो इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा चलते थे, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। नेक्स्ट है, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है उसको तो कहीं पे कंसीडर किया नहीं, उसके बारे में कोई भी रिफॉर्म नहीं किया, कोई भी बात ही नहीं की, तो उसको तो ऑल टुगेदर क्या किया, इग्नोर किया।
एंड द लास्ट वन इज स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या फैला है, अजीब बात है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे फैल गया? हाँ भाई, हमने पहले हम रिलाई करते थे एलआईटी के ऊपर, अभी हम रिलाई करते हैं सीआईटी के ऊपर। और टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ है, जीडीपी तो ग्रो की है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज छिन गई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हुई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट फैला है। से यस और नो, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट होता है जॉबलेस ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ भी होती है इकोनॉमी की लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं होती, तो वो ग्रोथ कहां से रही होती है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे हम सीआईटी के ऊपर ज्यादा रिलाई करते, बोले तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इसी के साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है इसका रिवीजन भी किया जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है ना।